अस्सलाम वालेकुम। रिपब्लिक प्लस के एक नए टीवी शो के साथ मैं हूं तारिक यानी। ख्वातीन और हज़रात, आज का दिन, ये दिन बल्कि कल का दिन ख़ास तौर पे अगर मैं ये कहूं कि कनाडा की तारीख में एक बड़ा अहम तरीन दिन है। इसमें एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें जो कैनेडियन इस सॉइल पे रहते हैं, जिनको ये कुछ अरसे से ये एहसास होने लगा था कि शायद वो महफूज नहीं है या उनके अहले खाना यहाँ पे महफूज नहीं है, उनकी हिफाजत यहाँ नहीं हो सकती, उनको एहसास हुआ कि उनकी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये इस बात का सब लोगों को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर का, पहले थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि जो उनका कत्ल हुआ वो 18 जून को हुआ, जो कि फादर्स डे था। और ये सिख लीडर, एक ऐसा सिख लीडर हमसे जुदा हुआ, हमसे अलग कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और इसके ऊपर कम्युनिटी में और कम्युनिटीज में कैनेडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा तकलीफ का इजहार किया गया और इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया कि ये अगर कनाडा जो सेफ समझा जाता था, जहां से दुनिया से हर तरफ से आने वाले लोग अपने आप को अगर महफूज नहीं समझते किसी जगह पे, तो वो कनाडा को समझते थे कि ये एक महफूज पनाहगाह है उनके लिए, यहां पे उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। वो लोग जो कि यहां पे बड़े बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स और इनके घूमते थे, उनको फिक्र होने लगी कि अब ये चीज शायद यहां पे ऐसे नहीं रहेगी, अब हमारी जिंदगियों को यहां भी खतरा है। इससे पहले जो एयर इंडिया बॉम्बिंग केस में जिनका नाम आया था, मलिक, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करते थे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, उनका जब कत्ल हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि ये शायद कोई इंटरनल जॉब है, कुछ लोग शायद उनसे नाखुश थे अपने, और उन्होंने, किसी ने उनको कत्ल कर दिया। मगर अब जाके हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के ऊपर जब कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा इस पे खदशा का इजहार किया, उन्होंने तकलीफ का, और बताया कि वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो अब जो कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर जब तहकीकात की, जब काम किया, तो वो भी इस नतीजे पे पहुंची कि नहीं, ये कनाडा के अंदर के लोगों का काम नहीं है, ये कोई विद इन कोई कम्युनिटी के कोई ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि हमने खुद अपने प्रोग्राम में जब 18 जून के बाद, हमने मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद प्रोग्राम किया था, और उसमें हमने ये कहा था कि ये शख्स एक ऐसा लीडर था कि जिसका कम्युनिटी के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ या किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी। हमने अपने प्रोग्राम में इस बात का बरमला जिक्र किया था कि इसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो लोकल नहीं हैं, बल्कि बाहर की एजेंसीज के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, और इस बात की तरफ देखा जाना चाहिए। अब जो कनाडा के पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो साहब ने जिस अंदाज में बात की, और इसमें अच्छी बात और ये हुई कि कनाडा की तमाम जो अपोजिशन लीडर्स हैं, तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं, सब ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर की आवाज में लाई, और उन्होंने इस बात का तशवीश का इजहार किया कि ये काम अगर कनाडा की सॉइल पे बाहर की एजेंसीज, यानी इसको हम कह सकते हैं बड़ा सेफली कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो कि इंडियन एजेंसीज ने बाहर के मुल्क यानी कनाडा की सॉइल पे आके कत्ल किया है। और ये कत्ल, ये वाहिद कत्ल नहीं है ख्वातीन और हज़रात, ये खालिस्तान मूवमेंट से या सिखों की मूवमेंट से या उन लोगों की, उन सिखों की कि जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने मजहब की आज़ादी के लिए, अपने जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उस अंदाज के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो अगर आवाज़ उठाते हैं, जो उनका हक है, न सिर्फ ये कि किसी कानून, किसी मुल्क के कानून के तहत, बल्कि इंटरनेशनल कानून के तहत भी ये उनका हक समझा जाता है, उस हक को रोकने की बात की गई है, उस हक को इनकार करने की बात की गई है, और ये यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कनाडा का मैसेज है आज का।
मगर पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट से खिताब किया तो उन्होंने उसमें क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमने जो इसके बारे में शो किया था उसकी झलकी भी आपको दिखाएंगे कि हमने कब इस बात का जिक्र किया था कि इसमें बैरूनी मुल्क और बैरूनी एजेंसीज का हाथ नजर आता है। जाहिर सामने हम देख सकते हैं और इसको देखा जाना चाहिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा और फिर हमारी पार्लियामेंट में जो बाकी अपोजिशन लीडर्स हैं, बाकी पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, ये सबसे पहले देखते हैं। Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Honourable Leader of the Opposition. Moments ago, the Prime Minister made me aware of intelligence from his authorities linking the Indian government to the killing of Hardeep Singh Nijjar. Before going any further, let me offer my condolences to the family of Hardeep Singh Nijjar in the loss that this represents and the outrageous murder that brought it about. If these allegations are true, they represent an outrageous affront to Canada's sovereignty. Our citizens must be safe from extrajudicial killings of all kinds, most of all from foreign governments. Canadians deserve to be protected on Canadian soil. We call on the Indian government to act with utmost transparency as authorities investigate this murder, because the truth must come out. We must know who performed the assassination and who was behind the assassination. Conservatives will continue to work to get these answers. All Canadians now stand with diaspora communities of Indian origin. And it is now in this time that the official opposition makes an appeal for calm. Thank you, Mr. Speaker. We were just informed about this situation. We were stunned and shocked. It's entirely unacceptable, of course. First of all, I want to offer my condolences to the family and friends who were impacted by this act. Foreign countries have to respect our borders. It's up to our authorities to intervene on our territory to uphold our laws. We are a state with rule of law. Without exception, everyone has to respect this. It's a clear message that Parliament must convey to the guilty and
to those who are the subject of what we're saying today. We have to remain calm, pay attention to developments in this file. In the meantime, the Bloc Québécois is offering its full cooperation to the Prime Minister for a situation that we cannot accept. What we have just learned today in the House is something that shocks the safety and security that so many Canadians rely on. It is outrageous, it is shocking, and it is going to have deep and devastating impacts to Canadians. I want to also begin by acknowledging the family of Hardeep Singh Nijjar, the family who's now learning that the loss of their loved one was potentially directly related to Indian government involvement. I spoke with Hardeep Singh Nijjar's son, and I could hear the pain of that loss in his voice. And I can only imagine how much more painful it is going to be knowing of this potential connection. On a personal reflection, I want to share with you what this means to the Sikh community. I grew up hearing many stories that if you raise concerns about human rights violations in India, that you might be denied a visa. That if you went back to India, you could suffer violence, torture, and even death. I grew up hearing those stories. But to hear the Prime Minister of Canada corroborate a potential link between a murder of a Canadian citizen on Canadian soil by a foreign government is something I could never have imagined. To understand what that means to the community, this is a place that so many people around the world have sought as refuge. People have fled persecution in their home countries, where they were threatened by torture and violence and death, to come to Canada as a beacon of safety, a place where you could be safe, free from violence, be able to speak your thoughts, speak your mind, and not worry if you would wake up dead the next day or someone you loved would be tortured or killed. That safety and security that so many Canadians feel has now been rocked. It has been shocked and has been destabilized. ख़वातीन ये देखे आपने जस्टिन ट्रूडो साहब और उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको आपने देखा, और आखिर में आपने देखा कि जगमीत सिंह साहब ने किस तरह से बात की। ये यकीनन एक बहुत ही तकलीफदेह बात है, मगर आज हमारे साथ हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हम जब भी उनको याद करते हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच कि तुसी जी आए हैं जी। क्यानी साहब बहुत शुक्रिया है, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब अगेन इस तरह लग रहा है कि ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜ लग रहा है कि ये जो ट्रेजिडीज ने वो ख़त्म होने नहीं आ रही हैं, और हम लोग जो है ना वो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब भी कभी 84 की अट्रॉसिटीज़ के ऊपर बात होती है, कभी हम हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर हमने बात की, तो अब जो कनाडा में ये डेवलपमेंट हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने जिस तरह से इसका बताया है कि जी इसमें इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट है, और ये हम लोग अपने प्रोग्राम में पहले से यकीनन बता चुके थे, मगर ये जो टाइमिंग है जस्टिन ट्रूडो साहब की इस इंकशाफ की, उसके बारे में और ओवरऑल जो कनाडा की जो सिचुएशन है उसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर आप? देखिए क्यानी साहब, पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके सोनी तरती प्रोग्राम में। जून 84 से अगर मैं बात शुरू करूं तो पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से हम डिफेंसिव हो के यही साबित करने में लगे हुए थे कि भाई हम तो अमन में यकीन करते हैं, हम तो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन अमन के तरीके से मांगते हैं, और हमें भी यूएन चार्टर के तहत वो हक मिलना चाहिए। लेकिन एनिमी ने, दिल्ली तख्त ने ऐसा नैरेटिव बना दिया था कि उन्होंने 80 की दहाई में ये अल्फाज नए घड़े अलगाववादी, उग्रवादी, अर्थवादी और ये सिखों के साथ चिंबेट दिए गए।
यही बात नहीं, अभी अगर हम 1985 के वो ट्रेजिक कनिष्का हादसे की बात करें जिसमें 329 बेगुनाह मुसाफिर मारे गए थे, बेशक उस वक्त सॉफ्ट टारगेट, ग्लोब एंड मेल, टोरंटो स्टार के 2 जर्नलिस्ट ने ये साबित किया था कि ये कैसा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिख कौम के अंदर जो है वो अपने इस किस्म के टाउट खड़े किए और उनका ऑपरेशन था। लेकिन इंडियन मीडिया ने उसके फैसले से पहले ही मीडिया ट्रायल करके खालिस्तान की मूवमेंट को इंटरनेशनल दहशतगर्दी के खाते में डाल दिया और सिखों को उनकी छवि, उनका इमेज दहशतगर्द के तौर पे उभारा। आज जब हम बात कर रहे हैं कि जो पिछले कल जस्टिन ट्रूडो ने ओपनिंग डे के मौके पे पार्लियामेंट में जो इंकशाफ किया, और जब आप टाइमिंग की बात करते हैं, आज जब हम न्यूयॉर्क में हैं तो प्रेसिडेंट बाइडन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की और बाकी हेड ऑफ स्टेट यहाँ है, और ये शायद पहली बार, मैं और डिप्लोमेट से भी बात कर रहा था कि क्या कभी ऐसे हुआ, ये तो होता है कि इंटेलिजेंस वालों के एम्बेसीज में सेल होते हैं, अगर कोई एक्सपोज होता है उसको क्वाइटली पर्सोना नॉन ग्रेटा बना के निकाल दिया जाता है। ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब से ये सारे सिस्टम सामने आए हैं कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, और ये बात यही नहीं है, आज जब हम रिएक्शन देख रहे हैं वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इस बात का ध्यान रहे कि ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर जो I-5 जिसको कहा जाता है, जो इनका इंटेलिजेंस शेयरिंग सेटअप बना था, उसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो यही कारण है कि ये इवन ऐलान करने से पहले कि भारत कैसे मुलव्वस है इसमें, उन्होंने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को इन सबको ब्रीफ करने के लिए भी भेजा था, और उनके अपने कहने के मुताबिक उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को भी ब्रीफ किया, और उसके बाद वो कनाडा की पब्लिक को एड्रेस हुए और विदाउट मिंसिंग वर्ड्स उन्होंने कहा कि ये जो 19 जून को मर्डर हुआ भाई हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारा साहिब कॉम्प्लेक्स में, इसमें इंडियन स्टेट एजेंट इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखें तो शायद ये पहली बार है ये भारत के लिए। तो आज जो उन्होंने कनाडा में किया पिछले पीरियड से, उससे पहले 4 दिन पहले यूके में अवतार सिंह खंडा जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, उनको भी बेशक वहां केमिकल वेपन इस्तेमाल किया गया, उनको मारा गया, और उससे पहले लाहौर में भाई परमजीत सिंह पंजवट जो कि पिछले कई सालों से वहां रह रहे थे, उनका भी ऐसे ही मर्डर किया गया। और अगर आप इनके नॉन स्टेट एक्टर देखें जो कि यूट्यूबर हैं, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, वो ये कह रहे थे कि यही तरीका है इनसे डील करने का, गैंगस्टर्स को इस्तेमाल करो और इनको खत्म करो। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बार ये क्रेडिबल रूप से सामने आया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जुबान से कि ये जिसके लिए आज भी यूएस की सेनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको ट्रांस नेशनल टेररिज्म कहते हैं या ट्रांस नेशनल रिप्रेशन कहते हैं। तो ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का बहुत बड़ा केस बन गया है, और आने वाले पीरियड में जैसे जैसे इसकी और परतें भी खुलेंगी तो एयर इंडिया तक भी बात जाएगी। रिपुदमन सिंह मलिक जो एलिमिनेट हुए पिछले साल, उन तक भी जाएगा, और इसका दायरा कार जो है वो और भी खुलेगा कि कैसे डेमोक्रेसी जमहूरियत के लबादे में एक फाशिस्ट नाजी स्टेट केजीबी और मोसाद के जो है वो फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए जो वॉइस ऑफ डिसिडेंस है उसको कैसे वो साइलेंट करवा रही। डॉक्टर साहब, आपका मैं थोड़ा सा साइड पे एक क्वेश्चन है कि आपकी तो सियासत पे और ये G20 जो हुआ अभी इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि यही रीजन थी क्योंकि इंडिया को पहले से खबर कर दी गई थी, क्या यही वजह थी कि G20 में किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, और जो बाइडेन ने वियतनाम में जाके जिस तरीके से इंडिया की ह्यूमन राइट वॉयलेशन के बारे में बात की है, तो आप समझते हैं कि G20 में इन्होंने इसीलिए लीडर्स को प्रेस के साथ बात नहीं करने दी?
देखो, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने जी सर, और ऑलमोस्ट 10 साल के लगभग उसके ऊपर पाबंदी थी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट के बेस के वो यहाँ आ नहीं सकता। और 2015 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कनाडा के जी। और 2016 में जस्टिन ट्रूडो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में आए। मैरीलैंड यहाँ स्टेट अमेरिका की है, तो वहाँ एक लाहौर के स्टूडेंट ने, उससे पाकिस्तानी स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपनी कैबिनेट में पंजाबी मिनिस्टर लिए जी सर। और उन्होंने आगे से कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी उतने सिख मिनिस्टर नहीं है जितने मेरी कैबिनेट में। अब हम देखते हैं कि 2018 में पहली बार जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पे जाते हैं और उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन को कैसे बेइज्जत किया। जी। इस पीरियड में जो आज रिपोर्ट एक और डिस्कस हो रही है कि एक्चुअली 2016-17 में टीचर्स ने ये निकाल ली थी रिपोर्ट कि कैसे एक अमरजीत सिंह नाम का काउंसलर और एक और वर्मा के कौन वो इंटरफियर कर रहे हैं, और उन्होंने रिपोर्ट जो इनकी होम जो सेंट्रल कमेटी है उसको दी, लेकिन उन्होंने कहा उसका नाम डॉक्टर साहब उसका नाम प्राग जैन था, प्राग जैन। अच्छा जी जी। और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी। अदरवाइज जो आज हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ या ये ना होता। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्योंकि 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं अब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को, और शायद 2 महीने के बाद कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इस नतीजे पर पहुंच गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले इनकी टीम इंडिया भी गई, उनको ये बताया गया है। और हम देखते हैं कि जो ट्रेड डील 13 मीटिंग्स एक साल में हुई, वो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी विजिट से पहले जो है वो उसको कैंसिल किया है। जब वो वहां से वापस आए, हम जब देखते हैं कि वहां उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हाथ भी वो छुड़ा रहे थे। और अब जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैंने मोदी को इन पर्सन भी ये कहा था, तो ये तो कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में है। बट ओवरऑल नरेंद्र मोदी को ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा तो यहाँ एंटर नहीं करने दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली जब पहली बार मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने और ओबामा का पीरियड था, उस पीरियड तक अमेरिका ने चाइना को, क्योंकि अगर हम इनका पैटर्न देखें, कभी कम्युनिज्म नंबर 1 एनिमी था, 9/11 के बाद इस्लाम और उसके नाम पे जिस किस्म का इन्होंने आर्टिफिशियल एनिमी क्रिएट किया, जो इराक पे धावा बोला और जो लीबिया में किया, जो सारा मिडिल ईस्ट जो है उसको बिल्कुल अनसेटल करने की बात रही। फिर उन्होंने ये देखा कि अब चाइना को घेरना है, और उस पीरियड तक इसके बावजूद कि उनको पता था मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनको मालूम है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान की 1 नेशन 1 रेस 1 पीपल 1 लीडर नाजी आइडियोलॉजी की है, सावरकर गोलवलकर, ये नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने उस किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आंखें बंद की। और देखो, जिस दिन मोदी यहाँ जून में आता है, 19 जून से 22 जून तक वो वाशिंगटन डीसी में था। ये वो पीरियड है कि मणिपुर में 400 के करीब चर्च जलाए जा चुके थे। उनके कुकी ट्राइब के 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो अनसेटल थे। और एक्स प्रेसिडेंट ओबामा उससे एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि अगर वहां माइनॉरिटीज के साथ प्रॉपर सलूक ना हुआ तो इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। तो ये नहीं है कि इनको मालूम नहीं था। G20 रखा इंडिया में, उसको उन्होंने कैसे एज ए इवेंटोक्रेसी, मैं तो एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इवेंटोक्रेसी है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, एंड वो एडवर्टाइज करते हैं नाजियों के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री की तरह। लेकिन एक बार जब, क्योंकि मोदी जब यहाँ आया तो अमेरिका के आगे उसको झुकना पड़ा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों की, मोदी और बाइडन होंगे, और उसने कहा कि सिर्फ एक सवाल मेरे से पूछा जा सकता है। और फॉर्चुनेटली वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो जर्नलिस्ट थी, शायद सिद्दीकी उनका नाम है, मुझे याद, उन्होंने जब तो ये पूछा और मोदी
जो है वो बोलता तो 3 मिनट रहा, लेकिन उसका कोई सब्सटेंस नहीं था। ही वॉज एक्सपोज्ड एज उसने तो अपने इस 9 साल के पीरियड में भारत में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो यही कारण है कि G20 के दौरान तो अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी ने भी व्हाइट हाउस में कहा, उनके दूसरों ने भी कहा, लेकिन इंडिया ने कहा कि यहाँ पर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जब बाइडन यहाँ आएंगे G20 के लिए। और वैसे भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनको मालूम था कि और जैसे प्रेस को ट्रीट किया गया है, इवन जब ये बाइडन और मोदी मिल रहे थे उनको एक सुनसान जगह पे वैन में भेज दिया गया, और ये इसीलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि इनका सच बाहर आए कि ये एक डेमोक्रेसी के नाम पे एक फाशिस्ट नाजी रजीम है। डॉक्टर साहब, जितना खूबसूरती से या जितनी मेहनत करके और जितना पैसा खर्च करके ये जो टेलीविजन शोज बनाते हैं, बेसिकली मैं इसको टेलीविजन शो कहता हूं, कि वो चंद्रयान 3 गया है चांद के ऊपर, आज तक किसी और स्पेस एजेंसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया। इसी तरह और बेशुमार चीजें, वो अभिनंदन हमारे पास आया था, वापस गया तो उसको बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, जो कि चक्कर वीर चक्कर क्या होता है वो मेरे ख्याल में पूरी इंडियन कौम को इन्होंने चक्कर दिया हुआ है। तो ये इसके पीछे इनको पता नहीं है कि ये चीजें वेरीफाई हो जाती हैं, लोग इन चीजों पे हंसते हैं। अब ये G20 का जो जोर इन्होंने लगाया कि ये दुनिया की पता नहीं कितनी कामयाब हो गई, वो सारा अब पता लगा है कि उसमें तो बेचारों को कुछ नहीं मिला, बल्कि उल्टा इनकी वो बेइज्जती ये हो गई कि पुतिन तक जैसा बंदा नहीं आया, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आया, और जो बाइडन ने जो कुछ कहा वहां से निकल के वो हम सब ने देखा। अब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये G20 बेसिकली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज थी कि जो शर्मिंदगी का बायस थी पूरी दुनिया के सामने। तो ये कैसे कर लेते हैं, इतना एहतमाम कैसे कर लेते हैं सर? ये कहनी साहब ये है कि इनकी अगर जड़ को देखें, जी सर, आज ये हिंदुत्वा लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सावरकर ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे उस खित्ते में जैसे अल्लामा इकबाल ने भी जब ब्राह्मण का जिक्र किया तो ब्राह्मणवाद जो है, जैसे फाशिज्म नाजिज्म है, ऐसे ब्राह्मणिज्म है, लगभग 3-3.5 हजार साल पहले ऋग्वेद के साथ इसकी बिगनिंग होती है। तो अगर आप इनकी आइडियोलॉजी देखें और इनका जो मास्टरमाइंड 2 हैं, जिन्होंने एक ने डिप्लोमेसी में, जब अभी मैकाविली पैदा भी नहीं हुआ था, वो तो 15वीं सदी में हुआ, चाणक्य की बात करें, और दूसरा मन्नू स्मृति जिसने हिंदू कोड दिया। लेकिन मैं चाणक्य की अगर बात करूं तो 2 बातें जो कि ये RSS या मोदी रिजीम उनको दे हैव टेकन ए पेज आउट ऑफ चाणक्य's बुक, कि अगर झूठ इतना बड़ा बोले, इतना बड़ा बोले कि कोई ये मान ही ना सके कि ये झूठ नहीं हो सकता, पहली बात, और फिर उसको बार बार रिपीट करें, उसको बार बार करें, तो जो पहले स्टेज पे शक भी करता हो वो भी मान जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने इस सारे पीरियड में, अकेला बात ये पॉलिटिकल अरीना में नहीं है या G20 को कैसे इवेंटोक्रेसी बनाया, आप ओवरऑल देखें, जब भी कोई नई तकनीक की बात होती है, ये कहते हैं कि जी ये तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, जो ट्रेन आई, जो हवाई जहाज आया, जो भी कोई प्लास्टिक सर्जरी आई है। मोदी ने इंडिया के सर्जन की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए हमारे पुराने सर्जन कितने काबिल थे कि उन्होंने तो ह्यूमन धड़ के ऊपर हाथी का जो है वो फेस लगा दिया था। वो गणेश की बात कर रहा था कि वो प्लास्टिक सर्जरी थी, और वो भी तालियां बजा रहे थे। तो जिस सिस्टम में इस किस्म का जो वर्तारा है वो 3-4 हजार साल से रहा हो, मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो उस किस्म के ही हो जाते हैं, उनकी तरबियत भी वैसे ही हो जाती है। इनका झूठ बिक रहा है, इनका गौ मूत्र भी ये बेचते हैं, उसको भी परोसना इसको आता है, गाय का गोबर भी परोसना आता है। अब क्या कहें उन लोगों के मिजाज की, लेकिन ये ठीक है कि इनका झूठ बड़ी अच्छी तरह से बिकता है। डॉक्टर साहब, अब जरा कनाडा में आते हैं। वो तो खैर मैं बल्कि क्या बातें करूं इनकी,
कि जिस तरीके से इन्होंने बाकी इवेंट्स ये कवर करते हैं और जिस तरह झूठ निकल के सामने आता है वो तो बड़ा अजीब सा है, और ऐसे लगता है कि पूरी कौम को इन्होंने वो बना दिया है कि ये एक तमाशा सा बन गया हुआ है, कि जोक है, हर चीज ऐसे लगती है कि तमाशा बना हुआ है, कोई किसी चीज में कोई हकीकत नहीं है। मैं एक बात और इसमें ऐड करूं डॉक्टर साहब, अगर मैं छोटी सी अर्ज करूं, जो आप बात कर रहे थे उसी में, कि पूरी दुनिया को मोदी साहब बता रहे थे कि हमने वैक्सीन पूरी दुनिया को बना के दे दी है, और अपने लोग सड़कों पे मर रहे थे और उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी। तो ये इस तरह के तमाशे तो ये कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। जी, आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ, नहीं, आपने जो पूछा मैं इसी बारे में कहना चाहता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो कोविड पीरियड में 15 मिलियन डेथ्स हुई है दुनिया भर में। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मैं कोट कर रहा हूँ जी सर। उसमें से 4.3 मिलियन भारत में हुई है। 43 लाख अप्रोक्सीमेटली कोविड से मरने वाला हर तीसरा शख्स जो है वो भारत का था। हकीकत तो ये है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से लेके केरला तक इनमें से लाखों जो है बिना ऑक्सीजन के मरे, और इवन उनको क्रीमेट करने के लिए भी जो है वो उन्होंने मास ग्रेव्स उनकी बनाई। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया है कि देखिए जी, भारत ने वैक्सीन बनाई, मोदी जी ने दुनिया भर में फ्री जो है वो वैक्सीन दी हैं, और कितना बड़ा काम किया। और यही नहीं, जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई सिचुएशन तो मोदी बनारस में गया, जहां अब यूपी में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई थी, तो आदित्यनाथ की जो वहां का एक गुंडा चीफ मिनिस्टर है, पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो कोविड-19 में प्रबंध किए उसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। अब आप जब इस किस्म के झूठे लोगों से डील कर रहे हैं तो क्या इनको हम कह सकते हैं इसके अलावा कि ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने भगवान राम के सामने या भगवान कृष्ण के सामने, जिस पे इनका अकीदा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब हम जरा कनाडा में दोबारा आए। कनाडा ने इनके एक डिप्लोमेट को, जो कि ज़ाहिर रॉ के लिए काम करता था, उसको यहाँ से पर्सोना नॉन ग्राटा करार देके उसको निकाल दिया है, और उसके बदले में वो जो वाइस वर्सा होता है, उन्होंने भी उसको एक बंदे को वहां से कर लिया। आपके ख्याल में क्या यहाँ पे सिख जो कम्युनिटी है या तमाम कम्युनिटीज जो इस चीज पे, ऑफ कोर्स, अब मैं आज की बात अगर आपको बताऊं डॉक्टर साहब, तो मैं कॉकेजन से भी, पाकिस्तानियों से, सिखों से, इंडियन, इवन हिंदुओं से जब मैं बात की है आज मैंने, तो सब ने इस पे तशवीश का इजहार किया, सब इस पे गुस्से में हैं। आपके ख्याल में क्या हमें यहाँ पे गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि इनके हाई कमिश्नर को यहाँ से निकाला जाए? देखिए, जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने जो सिक्योरिटी डेस्क का इंचार्ज था यहाँ पवन कुमार, और ये पवन कुमार पंजाब पुलिस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस था उस वक्त, जब जो अब NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हेड बनाया है दिनकर गुप्ता, जो सीधे तौर पे अजीत डोभाल की कमांड पे काम करता है, वो पंजाब का DGP था। तो यहाँ दोनों ही जो इनके अंडर कवर रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हैं, एक को तो ये पवन कुमार को तो पर्सोना नॉन ग्रेटा बनाया गया, दूसरा जो एज ए वीजा इंचार्ज काउंसलर के तौर पे भट्टी नाम का आदमी है, वो भी पंजाब पुलिस का है। तो जाहिर है कि ये इनके हाई कमीशन और कॉन्सुलेट यहाँ पे रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड बने हुए हैं। ये भट्टी, हमारा तो ये कहना है कि इस जगह पे है, ये भट्टी जो नाम का बंदा है, ये क्या वैंकूवर में है या ऑटवा में है? ऑटवा में फर्स्ट सेक्रेटरी है, और इसके बारे में जो यहाँ की टोरंटो की बाज पब्लिकेशन है, उन्होंने पूरा इसका कच्चा चिट्ठा पिछले हफ्ते के ही अपनी पूरी रिपोर्ट में बताया है कि भाई ये क्या क्या कर रहा है और क्या क्या ओहदों पे था। ये पंजाब में 4 जिलों में SP रहा, और वहां भी इसने टॉर्चर और दूसरा करके इसके खिलाफ वहां केस भी है, पर वहां से निकाल के उसको फिर ले गए डेपुटेशन के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो पे, और अब फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे
जो है इसको तैनात किया हुआ है ऑटवा में। तो मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि पवन कुमार जिसके बारे में अगर ये इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इनके पास थी जो उन्होंने ऐलान किया और होगी भी, उसकी तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और उसके समेत यहाँ के हाई कमिश्नर और दूसरे की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करके इनको ट्रायल चलाया जाना चाहिए। यहाँ निकाल देना काफी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी कैनेडियन गवर्नमेंट को हम फॉलो करेंगे कि इस केस को कहाँ तक लेके जाते हैं। भारत को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी अगर यहाँ कुछ नहीं बनता है तो वहां भी घड़ीसा जाएगा और घड़ीसा जाना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी बात है कि हाई कमीशन को यहाँ से निकाल दें। हमारा तो ये कहना है कि इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करके इनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, जैसा कि उनका कहना है कि उनके पास क्रेडिबल जो है वो इंटेलिजेंस है कि कैसे इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर जो है वो मास्टरमाइंड किया। डॉक्टर साहब, मैं टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो यहाँ पे जो आरएसएस के जो ग्रुप्स हैं, मैं खास तौर पे अगर वैंकूवर में बात करूं तो एक मंदिर में पूरी इंतजामिया, यहाँ पे कई दफा इंसिडेंट हो चुके हैं कि जिस किसी ने कोई स्ट्रेन बात की है उनसे माइक छीन के उनको स्टेजों से निकाला गया है, उनको धिक्के दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक दो एमएलएस को कोट कर सकता हूं। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म एक आ रही है और यहाँ बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, इनको किस तरीके से काउंटर करना चाहिए और हमारे जो आम लोग हैं, जो बाकी शहरी हैं, उनको किस तरह, आप क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि अब तो बाहर इन्होंने यूनिवर्सिटीज से लेकर अलग अलग सेटिंग्स में हिंदू लफ्ज नाम के ऊपर हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन, हिंदू मजदूर संघ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी नॉन प्रॉफिट के नीचे भी रजिस्टर करवाई हुई है। और अमेरिका के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो ट्रंप ईरा में इस जमात का, आरएसएस का, यहाँ के जो यहाँ नस्लवादी सोच के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, उनके साथ भी इनके राब्ते बने हुए हैं। और इसके चलते हुए एक तो ये है कि यहाँ पे हम जब वक्तन बा वक्तन स्टेट डिपार्टमेंट या यूएस सर्व से मिलते हैं तो इसके बारे में ब्रीफ भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपने लोगों को भी अवेयर भी होना चाहिए, अवेयर करना भी चाहिए। और लॉ मेकर्स के पास कंक्रीट एविडेंस के साथ कि भाई ये क्या नफरत का प्रचार कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जब खालिस्तान रेफरेंडम वहां ऑस्ट्रेलिया में होना था तो तीनों बड़े शहरों में जहां पे ये रेफरेंडम हुआ, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में और सिडनी में, उससे 2-3 दिन पहले ये घटनाएं होती थी कि जी ये अक्षधाम मंदिर जो है उनके बाहर ग्रेफिटी लिख दी, खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, मोदी मुर्दाबाद लिख दिया। और अब पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन क्वींसलैंड की पुलिस ने केस क्लोज करके कहा, हिंदू हैंड उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी कैमरे इंस्टॉल थे, उसी वक्त कैमरे उन्होंने बंद किया। देयर इज नो अदर एविडेंस अदर देन टू हिंदू हैंड। और इसको इवन वहां टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया। सो यहाँ मेरा फियर एक है, मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ, बेशक जो डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में खासतौर पे कल जस्टिन ट्रूडो के इस इंकशाफ के बाद हुई, बेशक एक हम तसल्ली का इजहार करते हैं कि एटलीस्ट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने कर्ज दिखाया है कुछ जो है वो सच बोलने का। पर मेरा फियर ये है कि जैसे जून 84 के दरबार साहब पे हमले के बाद जो सिंपैथी का सेंटीमेंट था दुनिया में सिखों के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने एयर इंडिया कनिष्का का हादसा करवाया। और आज जब ये एक्सपोज हुए हैं बड़ी बुरी तरह, ये कोई ना कोई इस किस्म का वाकया भी अपने एजेंट प्रोवोकेटर्स के जरिए या जो इनके लोग इन्होंने जिस किस्म का नेटवर्क बनाया हुआ है, कोई ना कोई वायलेंट एक्टिविटी भी वो इंडियन किसी डिप्लोमेट के खिलाफ हो या कोई और कर सकते हैं। सो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ये
हमें अमेरिका में हो, हम कनाडा में हो, हम अपने मुल्क के कानून के दायरे में रहते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको जस्टिन ट्रूडो ने भारत की धरती पे खड़े होकर भी डिफेंड किया है, उसके तहत बात करें, वायलेंस से बचें, एजेंट प्रोवोकेटर्स को की शनाख्त करें, और कोई भी ऐसा ट्रैप जिसमें जो है सेंटिमेंट्स को, जज्बात को भड़का के कुछ इस किस्म की जो है वायलेंस की कोशिश हो, उसको जो है हम पूरी तरह से नकारें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना प्रेशर इंडिया पे आ रहा है, जितना ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इस किस्म का आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि ये जो आखिरी आपका मैसेज था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं समझता हूं कि अपने जो हमारे देखने वाले हैं जी, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप ये देखें कि जब इनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो फिर पुलवामा होता है, जब कुछ होता है तो ये कुछ ना कुछ करता है। ये शख्स बेसिकली, ये नरेंद्र मोदी पागल आदमी है। मैं आज पहली दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मगर ये हकीकत है कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये बिल्कुल क्रेजी आदमी है। ही कैन डू एनीथिंग। और जो इसके साथ अजीत दोवल जैसे लोग शामिल हैं, ये सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट लोग हैं, और इनसे ये कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि किसी इंडियन डिप्लोमेट को, किसी और एम्बेसी के किसी शख्स को ये कुछ नुकसान करा के या कुछ बात करके ये इस सारी जो बनी हुई चीज़ है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैसेज, कि आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे कि अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, और डॉक्टर साहब ने जैसे आखिर में कहा कि कानून के मुताबिक, आप कनाडा में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप वहाँ के कानून के मुताबिक ये सारा कुछ करेंगे। कनाडा की गवर्नमेंट इस वक्त उसने स्टैंड लिया है, हमें कनाडा की गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और इसको सपोर्ट की जानी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की हैं या वो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, सब ने प्राइम मिनिस्टर का साथ देने की बात की है, एक स्टैंड पे खड़े होने की बात की है। और हमारी जो सिख कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे हम सब इस दुख के मौके पे, इस तकलीफ के मौके पे उनके साथ खड़े हैं। हरदीप सिंह निज्जर साहब की जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और उनके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। ये हमारा वादा है और यही करने की चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब आखिर में 30 सेकंड में कुछ और कहना चाहें? मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी सर। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जिनके साथ हमारी टक्कर है वो चाणक्य के पुत्र हैं, और साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य ने 4 वेपन बताए हुए हैं कि वक्त पे गधे को बाप कहो, उसको साम कहते हैं। दाम कि जिसके लिए जो मर्जी कीमत अदा करो, हर आदमी को खरीदा जा सकता है, खरीदो। और अगर फिर भी नहीं है दंड, उसको एलिमिनेट करो। भेद अगर फिर भी कामयाब ना हो तो उनके अंदर बढ़ के उनको डिवाइड एंड रूल, जिसको कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कि इवन रावण को मारने के लिए उसके भाई को इन्होंने ट्रैप कर लिया था। सो हमारे ये साम दाम दंड भेद वाला खतरनाक एनिमी है। तो हमें विद इन द एम्बिट ऑफ द नेशनल लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ यूएन चार्टर हम अपनी बात रख सकते हैं। दुनिया के जस्टिस लविंग लोग हमारी बात अब सुनेंगे भी। जो काम जस्टिन ट्रूडो ने कुछ मिनटों में कर दिखाया, क्योंकि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट की तरफ से ये आया। हम 40 साल में ऑन द डिफेंसिव थे, तो अगर आज हम उस पोजीशन में हैं कि हमारे साथ एक विक्टिमहुड जुड़ गया, ये हमारे खालिस्तान के केस को बिल्ड करने में भी, कि वहाँ हमारे हजारों सिख नौजवान मारे, वहां से निकल के सियासी पनाह के लिए हम इस तरफ आए, और यहाँ भी ये टेररिस्ट इंडियन स्टेट जो है वो हमें टारगेट कर रही है। तो ये हमारा खालिस्तान का केस बनाने में भी ये एक मददगार होगी। तो इस वक्त पूरी संयम और धीरज के साथ, बड़े हौसले के साथ और विद अ वॉचफुल आई वी शुड हैंडल दिस सिचुएशन।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मगर टुवर्ड्स द एंड जी मैं तमाम सिख नेशन को और ख़ास तौर पे जो कनाडा में इस वक्त बीसी में रहने वाले सिख हैं उनको फिर मैं इस बात की मुबारक देता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, दिखाया कि एक पीसफुल मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक लोगों के हक की बात कितनी पुरअमन तरीके से और खूबसूरत तरीके से की जाती है। एक जो रेफरेंडम हुआ डॉक्टर साहब, बल्कि आपको भी मुबारक, मैं समझता हूं कि ये एक तारीख बनाई है सिखों ने कि एक दिन में एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1,35,000 से ज्यादा वोट कास्ट करके मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया में एक तारीख भी बनी है और एक बहुत मुनफरिद वाकया भी हुआ है। और अभी अक्टूबर में दोबारा हो रहा है क्योंकि सब लोग नहीं कर सके थे टाइम की कमी की वजह से। तो इस पे मैं जरूर चाहूंगा, अब वक्त तो हमारा खत्म हो रहा है, मगर मैं फिर भी चाहूंगा कि आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज, फिर हम बंद करेंगे। नहीं चानी साहब, मैंने आपका वो प्रोग्राम सुना था जो आपने 10 सितंबर के रेफरेंडम के ऊपर किया था। दैट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम। थैंक यू सर। और ये बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम में भी और सिक्खी में भी एक शहीद के रुतबे की बात जब होती है तो शहीद लफ्ज का मतलब गवाही होता है, एविडेंस, कि अल्लाह ताला की दरगाह में वो रूह एविडेंस होती है कि सच और हक के लिए वो कुर्बान। मैं समझता हूँ कि हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत पायस सोल थी। कोविड के चलते हुए जैसे उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स की, जिसमें बड़ी गिनती इवन हिंदू स्टूडेंट्स की थी, उनकी मदद की और सेवा का जैसे उनका भाव था, उस सब के चलते एक सेंटली पर्सन को इन्होंने मारा। उनका जिस धरती पे खून गिरा, मैं समझता हूँ कि यही चेहरे था 10 सितंबर को, जब लाखों की गिनती में जो है 2-2, 3-3 मील तक की लाइन और सिख जो है वो वोटिंग के लिए आए। और यही अब तो क्योंकि इनका टेररिज्म इंडियन स्टेट का एक्सपोज हुआ है, मुझे लगता है कि 29 अक्टूबर को जब ये वैंकूवर में आए खालिस्तान रेफरेंडम होगा तो उसमें भी रादर इससे भी ज्यादा जो है वो उत्साह और एंथुसियाज्म देखने को मिलेगा। और इस पे कोई शक नहीं है कि जब इस किस्म की टारगेट किलिंग की जाती है, दुश्मन का मकसद टेरर और खौफ पैदा करना होता है। पर हमारी कौम ने वहां भी और पंजाब में भी, जहां की डिफाइंस बराबर जारी है, बता दिया है कि ये डर के साथ नहीं, जैसे प्रोफेसर पूरन सिंह एक पंजाबी के बड़े अच्छे फकीराना अंदाज के शायर हुए हैं, उनकी एक खुली कविता उन्होंने पंजाबी में दी और उनके कपलेट के साथ मैं ये सोनी धरती और पंजाब की वो खूबसूरत धरती, उसके ऊपर इसको कंक्लूड करूंगा। और उनका ये नज़म है कि बेपरवाह पंजाब दे मौत नू मखौला करन मरण थी नहीं डरदे। ए बेपरवाह पंजाब दे मौत नू मखौला करन मरण थी नहीं डरदे। प्यार नाल करन गुलामी जान को अपनी वार दिंदे। पर तै ना मनन किसे दी खलो जान डांगा मोढे ते उलार के। तो उन्होंने सारी पंजाबी कौम को ये ट्रिब्यूट दी है कि तै ना मनन किसे दी खलो जान डांगा मोढे ते उलार के। वो सिख कौम ने साबित किया। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये प्यार से हम गुलामी भी कर सकते हैं जी, मगर आप अगर चाहें कि आप हमें झुकाने की बात करेंगे तो फिर ये कौम झुकने वाली नहीं है। ये तारीख ने भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। मगर आखिर में ख्वातीन-ओ-ज़ात, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मगर आखिर में ख्वातीन-ओ-ज़ात हमारी हरदीप सिंह निज्जर से जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसका कुछ हिस्सा, और जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उनकी तारीफ की कि वो जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए सोच रखते थे, इस इंटरव्यू में जो हमारे साथ उनका हुआ था उनकी शहादत से पहले, आप देखें कि वो क्या सोच रखते थे दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इवन हिंदुओं के लिए। तो आप ये देखें, ये आखिर में हमारा एक ट्रिब्यूट हरदीप सिंह निज्जर शहीद को, और इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मगर आपके लिए ये आखिरी एक झलकी कि आप देख सकेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर की सोच क्या थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। थैंक यू सर। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵੀ 3-4 ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 370 ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਥਾਂ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਨਸੇਫ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣਾ। जिस वक्त हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ है उसके 8 घंटे का जो अगला टाइम है, उसकी यहाँ से जितनी फ्लाइट्स गई हैं उनकी मैनिफेस्टो चेक करें पैसेंजर्स की, और आपको सस्पेक्ट मिल जाएगा। ये एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो इसी काम के लिए हैं, तो फिर इसका